सबको इस सब चीज की तरफ ले जाने वाले पतंजलि सर हैं। उन्होंने अभी हमें इतना हिलाया कि मैं आजकल मतलब खस की और किसानी की और मिट्टी की बात करने लगी हूँ, जिसका किसानी से ट्रेडिशनली कोई रिश्ता नहीं रहा है। लेकिन मतलब मैं एक साइंस एजुकेटर है ना, और मुझे ये समझ में आता है कि मेरी साइंस सर्व जन हिताय के लिए होनी चाहिए। तो और मैं एक शिक्षक हूँ, तो मेरी ये ज़िम्मेवारी है कि मैं जो भी बात हम सबके भले की है, उसे मैं अच्छी तरह ले जाऊँ। तो कुल मिला के ये मैं तो कम्युनिकेटर हूँ। देखिए आइडियाज़ जो है पतंजलि जी से लिए हैं, बल्कि अनुपम यहाँ पे हैं, उनसे लिए हैं और इंटरनेट से लिए हैं, और मैं खस पे थोड़ी अभी रिसेंटली थोड़ी तेज़ी से पढ़ाई करी है, क्योंकि आजकल सब जगह वृक्षारोपण हो रहा है, लोग वृक्षों के बारे में सोचते हैं, घासों के बारे में नहीं सोचते। और यहाँ पे एक इतनी कमाल की घास है जो हमारे देश की, या कहिए कुदरत की हमारे देश को एक को उपहार है। तो हमारे पास इतनी कमाल की चीज़ है जिसको इस समय 100 से ज़्यादा देश इस्तेमाल कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, ये और हैरानी की बात है। तो इसलिए मतलब हम सभी को पूरी ताकत लगानी चाहिए कि कोई चीज़ जो इतनी कल्याणकारी है, उसको हम ले जा सकें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, किसानों के बीच में भी, लेकिन आम जनता के बीच में भी। सभी लोग चिंतित हैं, अब की बार गर्मी ने सबको हिला डाला है। इस बार की गर्मी ने कितने पौधे जल गए, और ऊपर से खेती के बारे में तो हम सब जानते हैं कि खेती एक एक सेंचुरी में, एक सदी में जो खेती 10,000 साल से चली आ रही थी, उसको एक सेंचुरी ने बर्बाद कर दिया, मिट्टी को बर्बाद कर दिया, ज़हर से भर दिया दुनिया को, और मिट्टी बंजर होती चली जा रही है। ये अगर हम नहीं समझेंगे कि हम एक पूरे मानव सभ्यता कितनी भारी गलतियाँ कर रही है, तो हम सब तो मतलब गर्क में जा रहे हैं। इसी बात के साथ मैं खस पे अपनी बात रखती हूँ। मैं देखिए प्रेज़ेंटेशन शेयर करती हूँ, अगर मुझे आराम से हो गया तो। थोड़ी-सी शायद दिक्कत आए। अ, अम, थोड़ा-सा मुझे मैम, अ, जो ये जो बीच वाला विंडो। ऑप्शन है ना, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है एक्चुअली। आप फोन अपना चेक करें एक बार। मैंने आपको अच्छा, तो मतलब मुझे क्रोम टैब करना है, विंडो ना, करनी नहीं, है, या एंटायर 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 स्क्रीन, वो से इजी हो जाएगा। एंटायर स्क्रीन? हाँ, अच्छा, तो एंटायर स्क्रीन मैंने कह तो दिया, हाँ, पर फिर शेयर आ जाएगा केवल नीचे बटन। अच्छा देखती हूँ। अच्छा, तो देखिए अद्भुत शब्द तो पतंजलि जी से लिया हुआ है, वो हमेशा बोलते हैं। मैं पहले जादू ही लिख रही थी, फिर मैंने अद्भुत लिखा। तो वास्तव में ये घास अद्भुत है। एक जगह पर एक पौधे में आपको इतने सारे गुण कहीं नहीं मिलेंगे, और इसीलिए पूरी दुनिया में आज इसकी इतनी इज्जत है, और हम भी इस पे खास इस घास पे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पे जाइए, तो मेरे लिए सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो हैं वो मैंने नेक्स्ट पे लिखे हुए हैं। अनुपम नेक्स्ट। एक तो ये वेटिवर इंटरनेशनल नेटवर्क है इंटरनेशनल, उस पे जो उनके डॉक्टर पाल त्रोंग उसके टेक्निकल डायरेक्टर हैं, उनका पतंजलि सर का vetiver.org से भी लिया हुआ है। और इसके अलावा सीमैप है लखनऊ में, सेंटर फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट या सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। वो लोग, उन्होंने भी खस घास की बहुत सी वेराइटीज निकाली हुई हैं, प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से सीतापुर और उस काफी सारे इलाके में खास करके ऑयल के लिए खस की खेती काफी हो रही है। कई खस के सप्लायर्स हैं। तो उसके लिए सीमैप का भी काफी रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने चारे की, ऑयल के लिए और थोड़ी सी स्पेशल वेराइटी भी निकाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, तो अ, इसके क्योंकि बहुत सारे उपयोग हैं, ये सबसे पहले तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु से में इसका ओरिजिन माना जाता है, लेकिन अब तो ये पूरे भारत में फैली हुई है और पूरे दुनिया में फैली हुई है, और ढेरों प्रयोग हैं। तो आगे और अब देखते हैं कि इसमें इतना क्या खास है। तो सबसे पहली जो खास बहुत बड़ी बात है, इसकी इतनी घनी और लंबी जड़ है, और बहुत ही मजबूत, पूरी फाइब्रस है,
घनी और नीचे उतरती है, सीधा नीचे उतरती है, साइडवेज नहीं जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि साइडवेज जाती तो वो दूसरे पौधों के लिए व्यवधान होती, उनको तंग करती, पर वो सीधा नीचे जाती है और उसके इसकी वजह से घास को बहुत मजबूत बनाती है, बहुत मजबूत बनाती है। और जो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, कठिन परिस्थितियों में जहाँ कुछ भी और नहीं उग सकता, वहाँ खस उग जाती है। बिल्कुल बर्बाद हुई ज़मीन पे अगवा वनस्पति का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वेजिटेशन आता है, पायनियर स्पीशीज़ जिसको कहा जाता है, कि एकदम बंजर ज़मीन पे जो फर्स्ट चीज़ जड़ पकड़ेगी, ये खस उस तरह का काम भी कर सकती है। अच्छी ज़मीन पे तो उग ही जाएगी, लेकिन बर्बाद ज़मीन पे, बंजर पे भी उग जाएगी। और ऊपर से एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो नीचे लिखी हुई है, इन्वेसिव नहीं है। देखिए, ज़्यादातर जो हार्डी स्पीशीज़ हैं दुनिया में, वो इन्वेसिव भी होती है, क्योंकि वो हार्डी हैं, वो दूसरे पेड़-पौधों पे कब्ज़ा कर लेती हैं या उन पे अटैक कर देती हैं। ये संभावना रहती है और कइयों ने मतलब बर्बाद किया है बहुत से जंगलों को या बहुत सी ज़मीन को, क्योंकि लेंटाना है, दूसरे हमारे यहाँ ये तो विलायती किक्कर या विलायती बबूल, जो इस समय लाखों क्या करोड़ों के हिसाब से पेड़ हैं, क्योंकि वो उसने दूसरे पेड़ों की सारी ज़मीन कब्ज़ा ली, क्योंकि वो खुद हार्डी था, खुद स्ट्रॉन्ग था। खस ये नहीं करती। ये एक खस की बहुत बड़ी क्वालिटी है और उसका कारण यही है कि ये इसकी ज़्यादातर नस्लें बीज नहीं बनाती हैं। तो मतलब खाली एक नस्ल बीज बनाती है, पर उस नस्ल को प्रमोट ही नहीं किया जा रहा है। तो मतलब जो नॉर्दर्न वैरायटी है, उसकी नॉर्थ इंडियन एक वैरायटी जो बीज बनाती है, लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। जो सदर्न वैरायटी है, जो बीज नहीं बनाती है, वही इसकी सबसे ज़्यादा प्रमोट की जा रही है। तो दूसरों को तंग नहीं करेगी या ज़मीन पे जितने हिस्से में आप लगाना चाहते हैं, वहाँ पे लिमिटेड रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े इलाके में अपने आप फैल जाए। ये या आपके खेत पे या आपके सारे स्लोप्स पे ज़्यादा फैल जाए। तो आगे चलते हैं। तो जैसा मैं कह रही थी कि बंजर ज़मीन पे ये कुछ नहीं उगता, वहाँ जड़ें जमा लेती है और मिट्टी को सुधार देती है। तो इसपे ये आगे ये वीडियो है, अभी हम आपको दिखाएँगे, बीसीसीएल का, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का है, जिसमें पतंजलि जी की इंस्पिरेशन से ही वहाँ पे बहुत बड़े एरिया को रिवाइव किया गया है, जहाँ पे घास का एक तिनका नहीं था। तो ये वीडियो यहाँ पे आगे है मेरे ख्याल में। तो अभी मिट्टी को सुधारने की क्षमता है, इसलिए अभी दिखा रहे हैं क्या? चलिए दिखा दीजिए। ये देखिए, ये बीसीसीएल का इलाका है, ढेर था उनका, माइनिंग से निकला हुआ जो कचरा होता है उसका ढेर है ये, डंप जिसको कहा जाता है, कोल डंप, ऐसा था ये। इसमें शुरुआत में सीआईएसएफ की मदद से खास लगाई गई, थोड़ी मिट्टी डाली गई और उसके साथ ये देखिए खास की प्लांटेशन आपको दिख रही है, पौधे दिख रहे हैं और उसमें सीआईएसएफ के जवान आपको दिख रहे हैं, काम करते हुए, बहुत लोग उसमें मदद कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़े, बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े एरिया में, ये देखिए 23 मंथ्स में क्या हुआ है। जहाँ कुछ नहीं था, वहाँ अब आपको बड़े आवाज पेड़, छोटे पेड़ आवाज़ आ रही है? आ रही मैम, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। हाँ, झाड़ियाँ आ रही हैं, तो मतलब ये तो 23 मंथ्स के बाद है और अब तो पतंजलि सर की इंस्पिरेशन पे यहाँ पे करोड़ों के हिसाब से सीड बॉल्स फेंके जा रहे हैं। मतलब मिट्टी में दबा के, मिट्टी के लड्डू जिनके अंदर बीज दबे हुए हैं, वो मतलब सीड बॉल मेकिंग मशीन्स हैं, वो करोड़ों के हिसाब से डाली जा रही है। तो अब जब घास उग गई है और मिट्टी उपजाऊ हो गई है या मिट्टी कुछ एक्सेप्ट करने लायक हुई है, तो अब आप उसमें जितने मर्ज़ी पेड़ उगाइए। तो सीड बॉल्स जो है, मशीनों से बनाए सीड बॉल्स अब यहाँ पे फेंके जा रहे हैं, ताकि और नई देसी वैरायटी इस पे लग जाएँ। तो और ये सारा काम जो है 2 ढाई साल में हो गया है, जहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ घना जंगल बनना शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको काश और लोग भी रियलाइज़ करते, लेकिन ठीक है, आप सब भी इन बातों को आगे ले जाने के लिए वो बनेंगे, अ, माध्यम बनेंगे। मैं भी एक माध्यम ही हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं अगर हम ये पहचान लें कि हमारे मित्र कौन हैं? तो खस हमारी बहुत बड़ी मित्र है। ये बात अगर हमें समझ में आती है और क्यों मित्र है, मैं ये बात अभी रखने ही वाली हूँ। मैं भी रखूँगी, आगे आप पतंजलि जी जो इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटर हैं, उनसे आप जितने मर्ज़ी सवाल पूछिएगा। अब आगे चलते हैं।
तो एक देखिए ये बहुत बड़ी क्वालिटी, ये सब देखिए रिसर्च से लिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम बिना पढ़े या समझे ये बात कह रहे हैं कि 3.5 पीएच का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा एसिडिक ज़मीन, 11.5 पीएच का मतलब बहुत ज़्यादा एल्कलाइन या क्षारीय ज़मीन, अम्लीय या क्षारीय, दोनों तरह की मिट्टी जो है पौधों को डिस्टर्ब करती है और ख़ास इतनी ज़्यादा एसिडिटी और अल्कलिनिटी या बेसिसिटी झेल लेती है। मतलब अगर ज़्यादा मिट्टी एसिडिक या बेसिक होती है, अम्लीय या क्षारीय होती है, तो वो न्यूट्रिएंट नहीं सोख पाते, प्लांट्स न्यूट्रिएंट नहीं सोख पाते, तो खेत भी बर्बाद हो जाते हैं। उसको खस सहन कर लेती है, बल्कि मिट्टी को सुधार देती है। ये कमाल की बात है, बर्बाद हुए खेतों में वो ये कर सकती है। तो ये आगे चलते हैं। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट के मैंने पिक्चर्स डाले हैं कि सॉल्ट टॉलरेंस, खस की सॉल्ट टॉलरेंस, ये देखिए एक्सपेरिमेंट है, तो ये सब तो देखिए साइंटिस्ट करते रहते हैं इस तरह का कि इन सारे गमलों में ज़्यादा से ज़्यादा नमक का पानी दिया गया है और आप ये 3rd लेवल पे ही लेफ्ट से आगे बढ़ रहे हैं, नमक बढ़ाया जा रहा है और 3rd लेवल पे ही हाफ सी वाटर आ गया है। समुद्र के पानी के का आधा मिला दिया गया है, मतलब इतना खारा पानी डाला जा रहा है और फिर आगे बढ़ाते जा रहे हैं और खस तब भी सर्वाइव कर रही है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे चालू किया था, यहाँ नहीं दिख रहा है, पर यहाँ 14.9 है और यहाँ 31.8 है। मतलब डबल से ज़्यादा कर दिया है, उसके बावजूद खस सर्वाइव कर रही है। कोई और पौधा नहीं झेल पाएगा इतना। तो ये नेक्स्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि इतना नमक है कि ज़मीन पे बाहर नमकीन मतलब नमक जमा हुआ दिख रहा है, उसमें सब कुछ मर गया है, सिर्फ़ एक खस का पौधा यहाँ दिख रहा है। वो मतलब वो सर्वाइव ही कर रहा है इतनी इतनी खतरनाक नमकीन मिट्टी में, ये बहुत बड़ी बात है। तो खस की टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है। अ, शायद मोक्ष ऋषि ने हाथ खड़ा किया है, जो भी क्वेश्चन होंगे प्लीज़ आगे ले लीजिएगा। अभी मैं एक बार प्रेज़ेंटेशन कर देती हूँ। अच्छा, अब ये भी देखिए इस पे जो एक टेक्निकल किताब है, उसमें से लिया गया है कि जहाँ आग लग जाती है, पहली बात तो क्योंकि इतनी हरी और मजबूत घास है, तो आग को लगने से रोकती है। लेकिन आग लग गई है, तो यहाँ पे बीच में पूरा जल गया, किनारे पे वापस से खस जो है वापस से रिवाइव होने लगी है, बीच में दिख रहा है कि और रिवाइव हो गई है, किनारे से फिर से खस की जड़ें मतलब जड़ें क्योंकि ज़मीन में रहती हैं, मजबूत जड़ें ज़मीन को पकड़े हुए मिट्टी में समृद्ध हैं, ऊपर का जल भी गया तो जड़ों से वापस से पौधा फिर से अपनी वापस से उग जाता है और अपनी जगह बना लेता है। तो आग भी झेल लेती है और वो हमारे यहाँ बर्फ है नहीं, बर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, पर बर्फ वाले इलाकों में बर्फ के नीचे ये पौधा सर्वाइव करता है। इतनी कमाल की बात है, 55 डिग्री तक तापमान, 55 डिग्री पे दूसरे पौधे सब बर्बाद हो जाते हैं। इस बार 50 डिग्री तक पहुँचा है, बहुत से पौधे नहीं झेल पाए, लेकिन ख़ास 55 डिग्री तक झेल लेती है और दूसरी तरफ बर्फ झेल लेती है, इतनी रेंज किसी पौधे के पास नहीं होती। तो ये सब रिसर्च की भी और पूरे दुनिया के अनुभवों से निकला हुआ है। आगे ये देखिए, यहाँ वेनेजुला का एग्ज़ाम्पल है। 7 महीने की बाढ़ में डुबोए रखा उन्होंने। मतलब डुबोए रखा या डूबी रही ये खस और फिर भी सर्वाइव कर गई। उसका रीज़न ये है कि खस का जो ओरिजिन हुआ था, जहाँ से निकली थी वो मतलब ये आपके मार्श या जो दलदलें हैं उनके दलदलों पे या वेटलैंड्स जिनको कहा जाता है, नदियों या तालाबों के किनारे की ही ये घास है सबसे ज़्यादा, वो उसका नेटिव है। तो पानी से ज़्यादा पानी से इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मतलब मजबूत घास है, बाढ़ झेल लेती है। आगे अभी आपको दिखा रहे हैं सूखे में देखिएगा, सूखे की स्थिति में ये देखिए, यहाँ पे ये आर्टिफ़िशियली रिसर्च में इनको खस की जड़ों को पाइप में बंद कर दिया गया। लंबे पाइपों में बंद कर दिया गया, पाइप से ताकि किनारे से उसको कुछ भी पानी नहीं मिल रहा है। तो यानी घास तो यही महसूस कर रही है ना, उसके लिए ड्राउट आ गया है। मतलब सूखे की स्थिति आ गई है और उसमें वो कई मीटर तक गहरे जाते पानी खोजती रहती हैं। मतलब आप ये देख रहे हैं कितनी लंबी गहरे जाके 8.3 मीटर तक यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने। अलग-अलग जगह आपको दिख रहा है, वियतनाम में, कोंगो में, चाइना में, ग्वाटेमाला में, बहुत जगह के एक्सपेरिमेंट्स हैं।
नीचे जाके जहाँ पे भी नम मिट्टी मिलेगी या भूजल मिल जाएगा, वहाँ जाके पानी खोज लेती है। तो मतलब ये आर्टिफ़िशियली भी ये सब इस पे रिसर्च हुई है, खोज हुई है। आगे? अब हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए, बहुत लोगों के लिए, गौशालाओं के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे कुछ लोग हिमाचल के भी आए हैं। साल भर हरा चारा, मतलब कौन-सी घास है जो आपको साल भर हरा चारा देती है अगर आप इसको हर 1 से 3 महीने पर काटते रहें। देखिए नरम जब होती है, जब यंग होती है, उस समय काट लीजिए, तो फिर वो सर्वाइव भी करेगी और आप फिर से काट लीजिए, सर्वाइव करेगी, चारा देती रहेगी। तो चारे के हरे चारे की तो नीड इतनी बड़ी है पूरे इंडिया में, क्या पूरे दुनिया में, तो साल भर हरा चारा देगी, उसकी कोई भी वैरायटी देगी। मतलब इसकी वाइल्ड वैरायटी भी देगी, उसकी दूसरी वैराइटीज़ भी देंगी। ठीक है, सीमैप ने इसकी स्पेशल फॉडर वैरायटी भी निकाली है, जो और ज़्यादा नरम है और ज़्यादा प्रोटीन रिच है, पर वो नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। ऑर्डिनरी वैरायटी, वाइल्ड वैरायटी भी आपको साल भर चारा दे सकती है। ये बहुत बड़ी इसकी खूबी है और वो मैंने वैसे अभी पीपीटी पे नहीं डाला पर वो समझाना ज़रूरी है। देखिए, खस उन रेयर पौधों में से है। उन जैसे जिसमें बाँस है, गन्ना है, बाजरा है, कॉर्न है, मक्की है, जिनके पास C4 फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस की एक स्पेशल वैरायटी जो कम ही पौधों को के पास है पूरी दुनिया में, जिससे ये पौधे बहुत एफिशिएंट हैं। ये सनलाइट को पकड़ने में, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने में एक्स्ट्रा एफिशिएंट हैं। उनके पास ये कैपेसिटी है, इसलिए वो धड़ाधड़, धड़ाधड़ उगते जाते, बढ़ते जाते हैं। आप उनको मारने की कोशिश की कर लीजिए तब भी वो बढ़ते जाते हैं। तो ये खस के पास है, C4 फोटोसिंथेसिस इसलिए ये इतनी पावरफुल है। तो ये इसकी साइंस है, अगर हम इसको थोड़ा बहुत भी समझ पाएँ तो हमें समझ में आएगा क्यों वो इतनी इसको जब ये ज़्यादा मैच्योर हो जाती है तो अब जानवर नहीं खाएँगे। हाँ, कुछ बोल रहे हैं कोई? हाँ, तो मतलब इसको ज़्यादा मैच्योर मत होने दीजिए, पर ज़्यादा मैच्योर हो जाए तो ठीक है, फिर चारे के लिए नहीं है, फिर दूसरे कामों के लिए। ठीक है, आगे? अब ये देखिए, घने गुच्छे बनाती है और ऊपर से नीचे घनी जड़ है, तो 2 काम करती है। नदी ये वर्षा का पानी जो तेजी से बह के जा रहा है, उसको रोकने के लिए अ, वर्षा के जल को देखिए मिट्टी कटाव रोकने के लिए और भूमि में भूजल को वापस से बढ़ाने के लिए आपके पास 2 ही तरीके हैं। कैसे भी वर्षा को रोकिए, ये तो जो हमारे इंडिया के वाटरमैन हैं राजेंद्र सिंह वो ये कहते हैं, 2 ही काम कीजिए, पानी को रोकिए और पानी को गहरे उतारिए। उसके लिए आप बंद बनाइए, आप गड्ढे बनाइए, तालाब बनाइए, पेड़ लगाइए, घास लगाइए, वनस्पति लगाइए, कैसे भी वर्षा को तेज बहने से रोकिए, कभी वो मिट्टी नहीं काटेगी और उसको फिर गहरे ज़मीन में उतारिए। खस ये दोनों काम कर लेती है, बड़े आराम से इतने घने गुच्छे हैं, ऊपर भी ज़मीन के ऊपर भी, ज़मीन के नीचे भी, तो दोनों काम साथ-साथ कर रही है। तो इसलिए वर्षा जल को अंदर ज़मीन में पहुँचाने का बहुत ज़रूरी काम पूरे इंडिया में 95% लॉस हो रहा है मतलब इंडिया के बहुत सारे इलाके में 95% लॉस भूजल का। आप सब समझ रहे हैं? ये समझिए ग्राउंड वाटर पे अब इस समय हमारी खेती ज़िंदा है, गाँव ज़िंदा है, शहर ज़िंदा है। हम स ढेरों घरों में इस समय बोरवेल और कॉलोनीज़ में बोरवेल लगे हुए हैं। मेरे अपने घर में, मेरे अपने कॉलोनी में ढेरों बोरवेल हैं। बोरवेल के बिना आज की लाइफ नहीं चल पाती है। शहरों में नहीं चलती है, पीने का पानी नहीं चल पाता है और गाँव में खेती नहीं चल पाती है। अगर हम उसको प्रिज़र्व नहीं कर पाएँगे, हम सब मरेंगे। मैं जानबूझ के ऐसी बात कह रही हूँ, ये सच्चाई है। हमें दिखता नहीं है वो भूजल जिसको हम खींच-खींच के बिजली की ताकत है हमारे पास, अंधे होके हम भूजल निकाले जा रहे हैं, उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा? और हमारे पास ये दोस्त घास है। तो इसलिए आगे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये पतंजलि सर का ही भेजा हुआ एक्सपीरियंस है। नासिक में ये दबोसा गाँव है, उन्होंने राह फाउंडेशन ने उन्होंने बहुत बड़े एरिया में घास लगाई आस-पास के एरिया में और उनका जो कुआँ था हर
हर बार गर्मी में सूख जाता था, उनके जो कुएँ थे, उसमें अब 9 फुट पानी है। मतलब अगले साल में ही, 1 साल उन्होंने खस लगाई, अगले साल 9 फुट पानी आ गया। तो इसलिए क्योंकि खस ने पूरे मानसून पे बारिश को पकड़ा और अभी आज आ नहीं पाई हैं। महाराष्ट्र की एक एजुकेटर हैं, वो मेरे से बता रही थी, सह्याद्री माउंटेन्स में हैं वो लोग। कहते हैं सह्याद्री में जहाँ 4 महीने घनी बारिश होती है, वेस्टर्न घाट्स, वहाँ पे भूजल नहीं क्योंकि जाता है ज़मीन में, इसलिए जनवरी-फरवरी तक भूजल खत्म हो जाता है और खेती के लिए भूजल खरीदना और खेती के लिए जल खरीदना पड़ता है। जहाँ 4 महीने घनी बारिश होती है, उसका हाल हमने ये कर दिया है। हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम क्या कर रहे हैं, अपने मिट्टी और पानी के साथ। चलिए आगे चलिए। ये देखिए, ये इथियोपिया का है, वीडियो है, मतलब यूट्यूब पे है, मैंने नीचे यूट्यूब लिंक डाल रखी है, मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा रही हूँ अभी, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये व्यक्ति बता रहा है कि कैसे इन्होंने खस लगा के, तो अपने जो वो हैं स्प्रिंग्स हैं, चश्मे होते हैं ना, तो चश्मे या ये जो छोटे सोते होते हैं पहाड़ी इलाकों में, उसमें मतलब कांस्टेंट पानी बह रहा है क्योंकि उन्होंने खस लगा दी है, जिससे उनका वापस से भूजल रिचार्ज हो गया है और लगातार पानी बह रहा है, ये वो दिखा रहे हैं। ये वीडियो, ये पीपीटी मैं पूरा शेयर कर दूँगी, आप चिंता मत करिए, इसका आप जो मर्ज़ी देखिए और जैसे मर्ज़ी यूज़ करिए। चलिए आगे। ये पतंजलि सर का पूर्णिया फार्म है, ये देखिए 2017 में इसकी हालत और 2022 में इसकी। और इनके फार्म्स में ये जो फूड फॉरेस्ट इसको कहा जाता है, खाद्य वन और इकोसिस्टम उद्धार के लिए इसमें खस की एक बड़ी भूमिका है। उस बड़ी भूमिका को ही समझाने के लिए हम भी, मैं, पतंजलि सर, अनुपम, हम सब आपके सामने हैं। तो ये 5 साल में अगर हम ये कर सकते हैं और इसमें ढेर सारा भोजन उगा सकते हैं, ढेर सारी फसलें उगा सकते हैं, खस की मदद लेकर। तो ये सब हम सबके लिए जानने वाली बातें हैं, सीखने वाली बातें। आगे, ये देखिए, ये भी पतंजलि सर के पीपीटी से ही निकाला हुआ है। ये देखिए, मई 2021 में आप मिट्टी का हालत देखिए और उसी मिट्टी का जुलाई 2023 में। जयप्रकाश जी कह रहे हैं पीपीटी शेयर करिए, बिल्कुल। ऐसी चीज़ें हमें हमारे अपने तक रखने के लिए हैं ही नहीं। इन्हें तो हम जितनी ताकत से बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहिए। मैंने अभी इसकी हिंदी तैयार करी है, मैं इसका इंग्लिश भी कर दूँगी और फ्रीली शेयर करूँगी। आप जिस भाषा में कर सकते हैं करिए, प्लीज़ करिए। तो अ, ये देखिए, मतलब 2 साल में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जिसमें खस हमारी एक मेजर कंपोनेंट है, उसकी मदद ली गई है। चलिए आगे। तो बीसीसीएल में धनबाद में जो दिखा रहे थे हम कोयला खदानों में, उसमें डोभारी कोयला खदान में ये पहले का मतलब चित्र है पौधारोपण के 6 महीने के बाद का, उसके बाद ये मतलब इसकी अलग-अलग स्टेजेस के चित्र हैं। ये भी मैंने मतलब वहाँ से दूसरे पीपीटी से लिए हैं, पर धीरे-धीरे मतलब जो बिल्कुल अ, बंजर इलाके हैं, उसमें धीरे-धीरे किस तरह से वेजिटेशन लौटा है। अ, रामेश्वर जी कह रहे हैं कि आपको भी सेंड कर दें। मैं देखिए, मैं सहजीवन के साथ भी शेयर कर दूँगी अ, और मेरा मतलब चैट पे मैं नंबर डाल दूँगी, अगर आप मुझे रिक्वेस्ट देंगे मैं आपको किसी को भी भेज दूँगी। मैंने बनाया है इसीलिए कि आप लोग उसको जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, मैं अभी नंबर डाल दूँगी। तो व्हाट्सएप पे आराम से भेजा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे, तो ये देखिए, ये थाईलैंड की रिसर्च है। अ, इन्होंने 2 पेड़ इमली के लगाए थे, तो इमली के पौधे में साधारण लगा हुआ इमली का पौधा और एक जो है जिसको खस से घेरा हुआ है। तो खस से घिरा हुआ जो है उसमें 5 टाइम्स ज़्यादा ग्रोथ है, क्योंकि खस ना केवल खुद मजबूत होती है, क्योंकि वो सॉइल को मजबूत करती है, इसलिए वो पेड़ों को भी सपोर्ट करती है, दूसरे पेड़ों की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, इसलिए और पावरफुल है। तो ये आप देख सकते हैं
कि कैसे इसने दूसरे पेड़ को सपोर्ट किया है। यहाँ देखिए एक फार्म की तैयारी हो रही है, ये पतंजलि सर ने भेजा था कि फार्म पहले जहाँ खाली मिट्टी है उसमें सबसे पहले खस लगाया जाता है। ये काम सहजीवन के साथी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, अनुपम ने भी किया हुआ है। मैं भी अपने मेरा भी फूड फॉरेस्ट अभी चालू हो रहा है। एकदम फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस में हम लोग का एक्सपेरिमेंटेशन है। अ, उम्मीद है सफल होंगे। तो लेकिन सफलता की बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो इसलिए इसलिए हमारा भी इस समय मोटिवेशन भी हाई है। हम सबके इसीलिए मतलब वो जैसे कहते हैं ना जोश हाई है। तो चलिए आगे। हाँ, तो देखिए खस की जड़ क्या करती है? इस बात की साइंस को थोड़ा-सा समझ लेते हैं, इतना समझ लेते हैं जितना हम आम आदमी को समझा सकते हैं। साइंस उतनी समझनी हम सबको ज़रूर चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप में से कोई साइंस पढ़ा है, नहीं पढ़ा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए ये खस की जड़ है। ये अपनी अ, इन जड़ों की वज़ह से क्या करती है, मिट्टी में क्या चमत्कार करती है, इस बात को समझते हैं। नेक्स्ट इसी इसी पे क्लिक करिए। एक तो क्योंकि ये पानी सोख सकती है, तो पूरी मिट्टी में जहाँ आपने जिस खेत में आपने खास बीज-बीज में लगाई है, पानी का को नीचे ले जाएगी और पूरी मिट्टी में पानी का बेहतर वितरण करेगी, पानी उसमें फैलाएगी। तो मतलब आप सींच रहे हैं खेत को या वर्षा सींच रही है, तो पानी को नीचे ले जाके नमी को बनाए रखना ये काम खस की जड़ करेगी। तो नमी को बनाए रखना ही तो सारा चैलेंज है। ऊपर से पानी उड़ जाता है सारा, नीचे गहरे में चला जाए तो फिर तो मतलब जो हमें चाहिए था वो अचीव हो गया। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट काम मिट्टी को भुरभुरा करना। मिट्टी को भुरभुरा करने का काम बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि सारी जड़ों को भी पानी भी चाहिए लेकिन हवा भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जड़ें जीवित हैं, ज़िंदा हैं। जैसे आपको और मुझे साँस चाहिए, जड़ों को भी साँस चाहिए, इसीलिए आप खेत की गुड़ाई करते हैं, खेत में किसान हल चलाते हैं, लेकिन वो हल चलाने से गुड़ाई करने से दूसरे नुकसान होते हैं। तो वो हम कहीं और बात करते हैं, लेकिन ये है कि कैसे और मिट्टी अगर भुरभुरी होती है और स्वस्थ मिट्टी होती है जिसमें केंचुए अपने काम में लगे हैं, सूक्ष्म जीव अपने काम में लगे हैं, वो सब मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं और गुड़ाई की ज़रूरत को खत्म कर देते हैं। यही काम खस कर रही है। मिट्टी को भुरभुरा बना रही है और वहाँ पे पानी को ले जा रही है, हवा ले जा रही है और साथ में ये तीसरी चीज़ जो यहाँ लिखी है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। फफूंद का एक पूरा जाल होता है मिट्टी में। पूरा जाल होता है जिसको आज की डेट में बहुत ज़्यादा अब समझा जा रहा है, माइकोरिज़ा कहा जाता है। आँखों से नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोप से दिखता है। फफूंद का पूरा जाल होता है, जिनके साथ जड़ों की पुरानी दोस्ती है। अरबों साल पुरानी दोस्ती है। जड़ें अपना जाल उस फफूंद के साथ अपनी दोस्ती बना रखती हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एक लेन-देन का पूरा इनका कार्यक्रम चलता है। जड़ें फफूंद को पोषण देती हैं, खिलाती-पिलाती हैं और बदले में फफूंद उन्हें गहरे से लाकर, चारों तरफ से लाकर मिट्टी से पोषक तत्व लाके देते हैं। जो आप एनपीके भी डालें या दूसरी खाद भी डालें, उससे निकाल-निकाल के काम की चीज़ें फफूंद और बैक्टीरिया लाके देते हैं। आप हम नहीं दे सकते, पौधे खुद भी नहीं ले सकते। देखिए, एक चीज़ समझने वाली जो ये है, पौधों ने मिलियंस, बिलियंस साल पहले ऊपर पौधे चल नहीं सकते थे। पौधों ने धरती के ऊपर रिश्ता बनाया किससे? मधुमक्खियों से, कीट-पतंगों से मतलब पॉलिनेटर से, बहुत सारे चिड़ियों से पूरा रिश्ता बनाया ताकि वो पॉलिनेशन कर सकें, अपने बीज फैला सकें। तो धरती के ऊपर के रिश्ते अलग बनाए, धरती के नीचे मिट्टी के अंदर ये दूसरे रिश्ते बनाए। किनसे? बैक्टीरिया से तरह-तरह के ढेरों तरह के बैक्टीरिया से और इनसे सूक्ष्म जीवों दूसरे सूक्ष्म जीवों से, फफूंदों से, बहुत पुराने रिश्ते हैं ये, जिनको आज समझ में आने लगे हैं, अब समझ में आ रहे हैं। और इन रिश्तों को बनाने की वजह से पौधे समृद्ध रहेंगे और इन्हें अगर आप हम खत्म करेंगे, हम केमिकल ठूँसेंगे, हम इन अरबों साल पुराने रिश्तों को, हम करोड़ों साल पुराने रिश्तों को हम बर्बाद कर रहे हैं, आज की डेट में बहुत तेज़ी से बर्बाद कर रहे हैं। ये रिश्ते
मजबूत करने में खस मदद करती है। यही साइंस है। कोई बहुत गहरी साइंस नहीं है, लेकिन समझी जा सकती है और एक बार आपने समझ ली, तो आप बेहतर बागवान, बेहतर किसान और बेहतर इंसान बन सकते हैं। आगे चलिए। देखिए, यही यही बात ये की जा रही है कि खस की संगत में दूसरे पौधे क्यों स्वस्थ हो जाते हैं? क्योंकि खस मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, ह्यूमस बढ़ाती है, उसमें जो पोषण होता है ह्यूमस, ये जो काला-भूरा पदार्थ निकलता है सारे अ, इसके पत्तों को और खाद को गला-सड़ा के बनता है, जो कि सारे खेती के अवशेष से भी बनता है। आप भूसे को भी गला के अगर मिट्टी में पहुँचा दें, उससे ह्यूमस बनता है, तो खस ये ह्यूमस बढ़ाती है। ह्यूमस बढ़ाती है, मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, हवा पहुँचाती है। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मल्च के लिए बायोमास। मिट्टी को कभी उगड़ा नहीं होना चाहिए। पतंजलि सर बोलते हैं, पतंजलि सर मैं आपके बहुत सारे शब्द जो है बोरो कर रही हूँ। वो कहते हैं मिट्टी माँ है, मिट्टी को उगड़ा मत छोड़ो। तो उसपे मल्च फैलाया जाता है, कोई भी वनस्पति का अवशेष फैला दीजिए। जो हिंदुस्तान के किसान करते थे, 100 साल पहले तक करते थे। 100 साल में ऐसा कैसे हम पश्चिम के प्रभाव में आ गए कि हमने अपने सारे पुराने तरीके छोड़ दिए। सब छोड़ दिया, सारी अपनी विज़डम, सारा विवेक छोड़ दिया। तो मल्च फैलाइए और उस मल्च के लिए खस आपको ढेर सारा बायोमास दे रही है। ढेर सारा खस जो उग रही है उसी को काट के मल्च फैला दीजिए। खस फैला दीजिए, भूसा फैला दीजिए, जो खेती से बचता है उसको फैला दीजिए, पराली फैला दीजिए। क्यों पराली जलाई जाए? वो बहुत मूल्यवान है, भूसा बहुत मूल्यवान है। वो फुकुओका कहते आए हैं, तिनके से क्रांति आ सकती है, भूसे से। तो उसके लिए खस भी आपको इतना मूल्यवान मटेरियल दे रही है, मिट्टी को ढकने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। तो मल्च के लिए बायोमास। आगे, ये पतंजलि सर का उमरिया फार्म है। यहाँ पे आपको एक जगह पे खस दिखाई दे रही है, दूसरे पेड़ों के साथ खस और यहाँ पे दूसरे पेड़ों के साथ मल्च। दोनों ही प्रिंसिपल्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं। अब आगे, ये चाइना का एक पिक्चर मुझे मिला कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कीट नियंत्रण। खेती में हम सब सारे किसान परेशान हैं, कीटों को कैसे खत्म करें? वो तो हमारी फसल खा जाते हैं। तो देखिए, ये एक चाइना में किसान ये कर रहा है और इसको ये तरीका यूज़ किया जा रहा है कि खेत के चारों तरफ धान और मक्की में भी अ, खस लगा दी, तो उससे खस की मेड़ लगा दी। पतंजलि सर तो बीच में लगाते हैं। वो तो फसल के बीच में लगाते हैं, इन्होंने किनारे पे लगा रखी है। क्यों लगा रखी है? कि स्टेम बोरर जो है एक एक कीड़ा, उसकी कई वैराइटीज़ होती हैं, बहुत सारे फसलों को खा जाता है। बोरर को फँसाने के लिए खस की मेड़ कैसे मदद करती है, ये आगे देखिए। हाँ, यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये देखिए। अ, ये एक रिसर्च से है, परसेंटेज सर्वाइवल ऑफ, ये जो भी कीड़ा है उसके लार्वे ऑन मेज़, वेटिवर एंड नेपियर ग्रास। मतलब इस पे मक्की पे, खस पे और नेपियर ग्रास पे उसका सर्वाइवल 28 दिनों बाद कीड़े के लार्वे का, बोरर के लार्वे का, एक टाइप के बोरर के। ये रहा मेज़ में देखिए, यानी मक्की पर देखिए, नेपियर घास पे देखिए और वेटिवर पे यानी खस पे देखिए। वेटिवर पे 0। मतलब ये घास तो सच में जादू ही है। एक तो पहली बात, बोरर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, मतलब बोरर को के लिए एक तरह से ट्रैप है। वो आगे नेक्स्ट पे दिखाइए। ये इसको पुश पुल इफेक्ट कहा जाता है, पुश पुल सिस्टम कहा जाता है कीट नियंत्रण के लिए। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पुश पुल में या तो आप अपने खेत के, अपनी फसल के बीच में या तो ऐसे पेड़ दूसरे लगा दें कि कीट उनके उनके प्रति अट्रैक्ट होके उन पे चले जाएँ, या फिर किनारे लगा दें, तो कीड़ों को क्योंकि वो ज़्यादा पसंद है, वो उधर चले जाते हैं, तो खस पे भी चले जाते हैं। खस उनको ज़्यादा पसंद है, उधर चले जाते हैं। ऊपर से खस उन्हें रहने नहीं देती, ज़िंदा नहीं रहने देती है। मतलब आपने देखा 28 दिन में जो है, उनके लार्वा खत्म हो गए।
तो मतलब ये है कि ऐप जो है और ये भी देखिए मैंने उधर से ही लिया है, नेट से लिया है जहाँ पे वेटेवर.org से। तो मतलब कीट नियंत्रण में भी सचमुच मदद करती है। ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई हवाई कहानी बता रहे हैं, है ना? अ, कीट नियंत्रण में मदद करती है। अब ये देखिए पतंजलि सर का वन्य फार्म जो है पूर्णिया वाला, उसमें वो एक दिखाते हैं कि भारी वर्षा हुई, भयंकर वर्षा। पूरा खेत पानी से भर गया था, तो इनके खेत में तो ढेर सारी खस भी थी और स्वस्थ पौधे थे, तो अगले दिन देखिए फिर से क्लिक कीजिए, अगले दिन पूरा खेत वापस नॉर्मल हो गया, जबकि आस-पास के सारे फार्म चौपट हो गए थे। भयंकर उनको उनमें डैमेज हुआ, इनके फार्म में नहीं हुआ क्योंकि ढेर सारी तो खस लगाए रखी है। वो सारे पानी पी-पी के उसने प पहुँचा दिया अंदर। तो मतलब इतनी बड़ी मित्र है आपके पास। अब ये जो है मिट्टी कटाव, तो मैं तो इसीलिए हिमाचल, उत्तराखंड के दोस्त अगर आए हुए हैं कुछ, उनके बीच में ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। हिमाचल में ऑफिसर वगैरह तक भी पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे नोएडा में भी। ये देखिए, ढलान है और सब जानते हैं कि हमारे सारे हिल्स पे मिट्टी कटाव बहुत गंभीर समस्या है। लैंडस्लाइड की समस्या कोई साधारण छोटी-मोटी नहीं है, बहुत भयानक है। यहाँ देखिए ये दिखाया गया है कि अगर कटाव होने दें तो ये अनुपम अपने कर्सर से दिखा सकते हैं, एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही है कि ये सारी ऊपर की मिट्टी कट के बह जाएगी, ठीक है? और सारा नीचे की सड़कों पे आ जाता है, मतलब मैं तो खुद हिमाचल में 20 साल रही हूँ, तो वहाँ पे ऐसी सड़कें हैं जहाँ 20-20 लैंडस्लाइड, एक बार मैं फँसी हुई हूँ, 20 लैंडस्लाइड थी मेरे आगे भी पीछे भी, हम बीच में फँसे हुए थे, सारी रात फँसे रहे, अगले दिन जब तक वो क्लियर नहीं की गई। तो और वहाँ पे स्लोप पर खस लगाई जाती है और उसकी जड़ें देखिए इतनी गहरी चली जाती हैं कि सारी मिट्टी को स्लोप को पकड़ लेती हैं, सारी मिट्टी को कस के पकड़ लेती हैं। आगे नेक्स्ट आपको उसके पिक्चर्स नज़र आएँगे। ये देखिए, स्लोप पे लगाए गए हैं वेटेवर के पूरी लाइनें लगाई गई हैं खस की, स्लोप में मिट्टी को पकड़ के रखने के लिए और स्लोप पूरे स्टेबल हो जाते हैं। अ, और यहाँ पे ये अनुपम का बनाया चित्र है। इसमें दिखा रखा है कि देखिए इस स्लोप पे आपने खस लगा दी, तो ऊपर भी पौधा है, उसको बहाव को रोकने के लिए और नीचे जड़ है। तो मतलब पानी भी रुक रहा है और पानी के साथ मिट्टी भी रुक रही है। तो देखिए पीछे धीरे-धीरे जो है ये मिट्टी जो है इस ढलान पे यहाँ इकट्ठी हो जाती है। जो ब्राउन कलर से दिखाई है, ये मिट्टी ढलान पे इकट्ठी हो जाती है और ये इधर भी दिखा रखा है चित्र में ब्राउन आपको हरा तो जो लेयर दिख रही है ये तो खस है, खस की लाइन है और पीछे इसके ब्राउन कलर की मिट्टी जो जमा हो जाती है। तो मतलब आपकी मिट्टी वहाँ जमा होके खुद ही अपने आप नेचुरल स्टेप्स बना देती है। मतलब वो जो ढलान पे खेत बनाए जाते हैं वो नेचुरली बन जाते हैं, क्योंकि मिट्टी वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। इसका आगे 2 फ़ोटोज़ हैं। अ एक फ़ोटो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, खस की लाइन है जिसके पीछे आपको दिख रहा है कि मिट्टी जमा हो गई, इकट्ठी हो गई। और आगे देखिए, एक जगह पे इसकी खड़ी काट दिखाई गई है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि खस की लाइन भी दिख रही है और ये जो है 40 सेंटीमीटर मिट्टी 2.5 साल में यहाँ पे मतलब कटने से बच गई है। पीछे मतलब 40 सेंटीमीटर मिट्टी मतलब 1 फुट से ज़्यादा, 40 सेंटीमीटर सवा फुट करीब-करीब हुआ। सवा फुट मिट्टी जो है उसका पूरा जो है पूरा जमाव ये करीब 2.5 साल में स्लोप पे बन गया है। वो धीरे-धीरे, धीरे मिट्टी कट के बचने से पीछे इकट्ठी हो गई है और आप सब जानते हैं कि ऊपर की मिट्टी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, सबसे ज़्यादा कीमती होती है, सारी उपजाऊ क्षमता, सारी उर्वरा शक्ति वहीं पे होती है। वो बह गई तो आपने हज़ारों साल से इकट्ठा की हुई जो कीमत है वो लुटा दी। तो उसको रोकना, उसको बचाना खेती के लिए हाँ, ठीक है, वो मैं अब आगे अ, और बता रही हूँ मतलब वैसे अब जैसे बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। ये वातावरण को ठंडा करने के लिए इनका बोकारो स्टील प्लांट का एक्सपेरिमेंट है।
जिसमें किनार एक साइड पे खुली मिट्टी है, दूसरी साइड पे खस लगी मिट्टी है और दोनों में वो टेम्परेचर हाथ में इनके थर्मामीटर दिख रहा है, जिससे टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं। 9 डिग्री का अंतर है, 9 डिग्रीज़ सेंटीग्रेड का। एक तरफ 47 डिग्री, एक तरफ 38 डिग्री। नेक्स्ट ये गंगा के किनारे ढलानों पे खस लगाई जा रही है, कानपुर से बनारस के बीच में, सैनिकों द्वारा आगे ये ऑस्ट्रेलिया में नदी तटों पर 2 साल बाद, 5 साल बाद, आगे ये इतनी हाईवेज़ पे, सड़कों के किनारे वियतनाम का है चित्र, आगे ये खस की घनी जड़ों की वजह से जो लीचेट होता है, गंदा पानी लैंडफिल से या नालों से जो निकलता है, उसको खस छान देती है, उससे नाइट्रेट, फॉस्फेट, हेवी मेटल्स सबको छान सकती है, उसके लिए यूज़ की जाती है, आपको नेक्स्ट आगे दिखेगा, जिसको दूसरे पौधे नहीं झेल पाएँगे। खस के फ्लोटर्स लगाए जाते हैं गंदे पानी के फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाने के लिए। नदियों में भी छोटी नदियों में यूज़ किया जाता है, ये तो खस के बाकी के यूज़ हैं, उसके ये सुगंधित तेल के लिए, चटाइयों के लिए, दस्तकारी वगैरह के लिए तो ये इस पे इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है आगे ये जो इसका मोबाइल वो बनाया है, वैन बनाया है सी-मैप ने, इसका तेल निकालने के लिए, तेल वाली वैरायटी से। नेक्स्ट ये इसका बागवानी में प्रयोग है, पेड़ों के चारों तरफ, इसकी हेजेस में, क्योंकि कुछ बागवानी वाले लोग कह रहे थे नहीं, नहीं देखने में बुरी लगेगी तो तब मैंने ये डाला था। नेक्स्ट ये उसके हेजेस हैं, उसके मतलब जैसे लैंडस्केपिंग के लिए या उसके लिए सुंदरता के लिए भी। नेक्स्ट ये भी